नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहाँ पर आपको हिंदी व्याकरण की बहुत ही अच्छी कक्षाएँ प्रारंभ करवाई जा रही हैं और बहुत ही अच्छा अध्ययन हिंदी व्याकरण का करवाया जा रहा है। प्यारे साथियों, हम अब तक पढ़ चुके हैं थे स्वर के भेदों में 5 आधारों पर स्वर के किस प्रकार से भेद किए जाते हैं। आज हम देखते हैं छठे नंबर पर किस प्रकार से आधार। अब तक की व्याकरण की किताबों में आपने इस तरह का टॉपिक कहीं पर भी नहीं देखा होगा, इसलिए मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे साथियों से मेरा निवेदन है कि इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यह जो अब आने वाली जो कॉम्पिटिशन की जो भी परीक्षाएँ हैं, उन परीक्षाओं में यह टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा जाएगा और इससे पहले आपने शायद इस टॉपिक को कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा। प्यारे साथियों, हम देखते हैं कि जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, देखिए छठा जो आधार होता है, इस छठे आधार को हमने खुद यहाँ पर आपने बनाया है और देखिए हमने देखा है यहाँ पर कि जो खड़ी पाई होती है, प्यारे साथियों, खड़ी पाई के आधार पर खड़ी पाई के आधार पर स्वरों की संख्या, खड़ी पाई के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। पहले साथियों, खड़ी पाई के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, आज हम इस बारे में अध्ययन करते हैं। पहले साथियों, खड़ी पाई के आधार पर अगर हम देखें तो दो प्रकार के स्वर होते हैं। एक खड़ी पाई वाले स्वर, खड़ी पाई वाले स्वर, और नंबर दो पे अगर हम बात करें तो वह होता है बिना खड़ी पाई वाले स्वर, बिना खड़ी पाई वाले स्वर, बिना खड़ी पाई वाले स्वर। देवनागरी लिपि में खड़ी पाई का बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्व है। देखिए देवनागरी जो लिपि होती है उसमें खड़ी पाई वाले जो स्वर होते हैं या फिर खड़ी पाई जो होती है, उस खड़ी पाई का बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, महत्व होता है। इसलिए आप ध्यान रखना कि जब खड़ी पाई होती है, खड़ी पाई का मतलब क्या होता है, यह खड़ी पाई होती है। कहने का मतलब जब भी हम किसी स्वर का या कि किसी व्यंजन का या कहीं पर भी हम देखते हैं तो जो भी कोई अक्षर लिखते हैं, अपन कोई भी वर्ण लिखते हैं, तो उस समय जो जिसका उच्चारण ये जो हमारे सामने जो लिखते हैं, इसको इसका जो ऐसे करके ऐसे जो प्रदर्शन करते हैं, ये जो होती है वह सिरोरेखा होती है। इसे कहते हैं सिरोरेखा। क्या कहते हैं मेरे साथियों? देखिए मैं आपको यहाँ थोड़ा सा लिख करके बता देता हूँ। यह जो होता है इस प्रकार से होता है। तो पहले साथियों, जब भी किसी वर्ण को लिखते हैं तो इस प्रकार से जो होता है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इस ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं सिरोरेखा। क्या कहते हैं मेरे साथियों? सिरोरेखा। सिरोरेखा होती है ये तो। और यह जो होता है, यह हिस्सा, इसे बोलते हैं खड़ी पाई। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? खड़ी पाई कहते हैं। और यह खड़ी पाई होती है। तो कई स्वर ऐसे होते हैं जिन स्वरों के अंदर हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम इस खड़ी पाई का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे साथियों, आज जान लेते हैं जो खड़ी पाई वाले स्वर कौन कौन से होते हैं। तो खड़ी पाई के का जिस स्वर में खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है, जिस स्वर में खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है, उसे खड़ी पाई वाला स्वर कहते हैं। जैसे कि ए, ए का उच्चारण करते समय हमने ये जो लगाया ये खड़ी पाई है। इसे मैं थोड़ा और गहरा कर देता हूं। ये खड़ी पाई होती है। क्या होती है? खड़ी पाई। इसी प्रकार से आ का उच्चारण करते समय भी हम खड़ी पाई का प्रयोग करते हैं। पहले साथियों, यह तो एक मात्रा होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये खड़ी पाई है, जिसे मैं थोड़ा गहरा कर रहा हूं। लेकिन ई का जब अपन उच्चारण करते हैं तो ई के अंदर कहीं खड़ी पाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। अपन बात करें दीर्घ ई में भी कहीं पर खड़ी पाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद में हम बात करें ऊ के अंदर भी खड़ी पाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। और दीर्घ ऊ में भी कहीं पर खड़ी पाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं री। तो पहले साथियों, री जो होता है, री हमारा एक ऐसा स्वर हो जिसके अंदर भी खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। जिसे मैं थोड़ा सा हल्का सा गहरा कर रहा हूं, ये री होता है, इसे री कहते हैं और री के अंदर भी खड़ी पाई का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद में हम बात करते हैं ए, और ए के अंदर भी खड़ी पाई का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इसलिए ए भी बिना खड़ी पाई वाला स्वर होता है। और एक होता है आई, इस आई के अंदर भी कहीं पर भी खड़ी पाई का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इसलिए यह भी बिना खड़ी पाई वाला ही होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं ओ के अंदर हम खड़ी पाई वाले स्वर का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, खड़ी पाई का प्रयोग करते हैं, जिसे मैं थोड़ा हल्का सा गहरा कर देता हूँ। एक खड़ी पाई होती है, एक खड़ी पाई होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं औ। क्या करते हैं? औ। और औ के अंदर भी हम क्या करते हैं? खड़ी पाई का प्रयोग करते हैं। इसे भी मैं थोड़ा हल्का सा गहरा कर देता हूँ। तो इस प्रकार से पहले साथियों, ये जो खड़ी पाई होती है, क्या होती है? खड़ी पाई। इसलिए इनको खड़ी पाई वाले स्वर कहते हैं। खड़ी पाई वाले स्वर कहते हैं। खड़ी पाई वाले स्वर होते हैं ए, आ, री, ओ और औ। और बिना खड़ी पाई वाले स्वर होते हैं ई, ऊ, ए और आई। तो इस प्रकार से ये होते हैं खड़ी पाई और बिना खड़ी पाई वाले स्वर। इसके बाद में हम देखते हैं सातवें नंबर पर। सातवें नंबर पर प्यारे साथियों, हमने देखा जो स्वरों का जो भेद पढ़ रहे हैं, इस स्वरों के भेदों में हमने सातवें नंबर पर अध्ययन किया है या अध्ययन कर रहे हैं। सातवें नंबर पर हम देखते हैं कि जो सातवें नंबर पे हम देखते हैं यहाँ पर कि नासिक्य या नासिका के उच्चारण, नासिका के उच्चारण के आधार पर, नासिका के उच्चारण के आधार पर हम बात करते हैं। नासिक के उच्चारण के आधार पर, नासिका के उच्चारण के आधार पर, देखो प्यारे साथियों,
कुछ नासिका और मुख, नासिका और मुख दोनों का जब हम रूप मिलाते हैं तो उसे बोलते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं? नासिका और, देखो मेरे साथियों, जब किसी स्वर का उच्चारण हम करते हैं अनुनासिक, यानी कहने का मतलब जो है अनुनासिक, अनुनासिक स्वर, और कुछ होते हैं निरनुनासिक स्वर। क्या होते हैं? निरनुनासिक स्वर, निर अनुनासिक स्वर, निरनुनासिक स्वर। ये निरनुनासिक और अनुनासिक क्या होता है? मेरे साथियों में थोड़ा सा बता देता हूं, ये आपने पढ़ा होगा, इससे पहले भी आपने कहीं ना कहीं पर जरूर पढ़ा होगा कि अनुनासिक, अनुनासिकता का चिन्ह क्या होता है? अनुनासिकता का जो चिन्ह होता है जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु, चंद्र के समान एक बिंदु लगने वाला, यानी कि एक तो होता है इस तरह से, यह जो है केवल अनुस्वार माना जाता है। क्या माना जाता है? अनुस्वार। प्यारे साथियों, इसका जो उच्चारण होता है केवल नाक से होता है। किससे होता है? नाक से होता है। लेकिन एक होता है निरनुनासिक स्वर, यह निरनुनासिक स्वर होता है, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। और इस चंद्र बिंदु को, यह अर्धचंद्र बिंदु होती है, अर्धचंद्राकार में होता है। इस अर्धचंद्र बिंदु को हम देखते हैं कि इसे निरनुनासिक कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है, नासिका और मुख दोनों से किया जाता है। तो जिन स्वरों के अंदर, जिन स्वरों के ऊपर, मान लीजिए जिन स्वरों की शिरोरेखा के ऊपर अर्धचंद्राकार बिंदु में, अर्धचंद्राकार के अंदर बिंदी लगी हुई हो, यानी कि निरनुनासिक चिन्ह लगा हुआ हो, तो उन्हें अपन निरनुनासिक स्वर कहेंगे, सॉरी अनुनासिक स्वर कहेंगे अगर लगा हुआ होगा तो। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों का उच्चारण करने में हम हल्के से नाक और मुख का दोनों का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उसे अनुनासिक स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुनासिक स्वर कहेंगे। जैसे कि ए, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगी हुई हो, आ इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगी हुई हो, और ई, ई इसके ऊपर भी चंद्र बिंदु लगी हो, और ई इसके ऊपर भी चंद्र बिंदु लगी हुई हो, ओ इसके ऊपर भी चंद्र बिंदु लगी हुई हो, ओ के ऊपर भी, और अन्य सभी जो स्वर होते हैं इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगी हुई होगी, तो इसे अनुनासिक स्वर कहेंगे। पहले साथियों, मैंने यहाँ पर चंद्राकार नहीं लगाया है, क्योंकि ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, चंद्राकार का जो प्रयोग होता है वो जब जिस स्वर के ऊपर ऊपर कोई मात्रा या कोई चिन्ह हो, उसके ऊपर कभी भी अनुस्वार लगाते समय अनुस्वार ही लगाया जाता है। जैसे कि मे होता है, मे, तो मे का उच्चारण केवल इसी प्रकार से कर सकते हैं, मे का उच्चारण हम इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनुनासिक स्वर जो होते हैं जिनके अंदर नाक और मुख से उच्चारित होने वाले अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। और उसके बाद में अपन बात करते हैं निरनुनासिक। निर यानी नहीं, निर यानी क्या होता है? नहीं, जिनके अंदर नहीं प्रयोग किया जाता। ऐसे तो सारे स्वर होते हैं जिनके अंदर लगभग नहीं ही किया जाता है। ए, आ, ई, उ आदि जो भी सारे स्वर होते हैं ना, वो सारे स्वर ही क्या कहलाते हैं? निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे साथियों? निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से स्वरों का ये 7 प्रकार पे या 7 आधारों पर हमने भेद पढ़ा है। इस प्रकार से अगला और अंतिम जो स्वरों का भेद होता है, अगला और अंतिम स्वरों का भेद हम पढ़ते हैं। आज देखिए हम देखते हैं जाति की समानता के आधार पर। पहले साथियों, जाति की समानता, जाति की समानता के आधार पर, जाति की समानता के आधार पर यह स्वरों का अंतिम प्रकार से हम भेद करेंगे। इसके बाद में हम व्यंजन वर्णों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले साथियों, जो जाति की समानता के आधार पर हम देखें, जाति कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ पर यह है कि जिनकी संरचना किस प्रकार से होती है। क्या एक ही गर्भ से निकले हुए हैं? अगर वो एक ही गर्भ से निकले हुए स्वर है जिनका उच्चारण करते समय या आकार लिखने के अंदर हम देखते हैं कि जिनका अगर समानता की दृष्टि से देखा जाता है, एक ही स्वर से उनका उच्चारण या उनका निर्माण हो रहा है, तो कहने का मतलब वे समान जाति के होंगे। और यदि अलग अलग स्वरों से निर्माण हो रहा है तो वे अलग अलग जातियों के होंगे। कहने का मतलब इन्हें दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो होता है सजातीय स्वर, सजातीय स्वर जो समान जाति से स्वर होते हैं। कहने का मेरा मतलब क्या है कि जिनकी संरचना या जिनका निर्माण जो होता है वो समान स्वरों से होता है। जैसे कि हम बात करते हैं ए और आ, यानी कि इनका जो निर्माण होता है वह ए और ऐसे ही होता है, ए और ऐसे ही होता है, तो यह समान जाति के स्वर होते हैं। यह जोड़ा जो है वो समान जाति के स्वरों से हो रहा है। इसी प्रकार से ई और दीर्घ ई, इनका निर्माण भी इसी प्रकार से हो रहा है, समान जाति के होने के कारण। इसी प्रकार से उ और उ। अब हम बात करते हैं विजातीय स्वर। दूसरा जो प्रकार होता है वह होता है विजातीय स्वर। क्या होता है? विजातीय स्वर। पहले साथियों, विजातीय स्वर क्या होते हैं? विजातीय स्वर या फिर अपन कह सकते हैं जो असमान जाति के हों। क्या हो? असमान जाति के हों। जो असमान जाति का मतलब क्या गया?
जो समान जाति के होंगे, कहने का मतलब ये क्या होगा, ऐसा जाति यानी समान जाति के स्वर, समान जाति के स्वर, ये हो गए समान जाति के स्वर, और ये होगा असमान जाति के स्वर। असमान जाति के स्वरों से क्या मतलब हुआ, क्या तात्पर्य हुआ प्यारे साथियों, जैसे कि देखिए हम देखते हैं ए और ई, ये दोनों अलग अलग स्वर हैं, तो ये अलग अलग जाति के होने के कारण ये दोनों क्या कहलाएंगे, विजातीय स्वर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, विजातीय स्वर। अपन बात करते हैं ए और आई, इनकी बात करते हैं, तो क्या ये समान जाति के स्वर हैं प्यारे साथियों? दिखने में तो ये एक जैसे आकार के दिख रहे हैं, लेकिन ये समान जाति के स्वर नहीं कहेंगे इनको, हम इन्हें समान जाति के स्वर नहीं कहेंगे, क्योंकि इनका जो निर्माण होता है, इनकी जो संरचना होती है वह ए प्लस ई से हो रही है, ए प्लस ई से हो रही है। ए और ई दोनों ही अलग अलग जाति के हैं, ए अलग है और ई अलग है, इसलिए यह जो स्वर होगा यह क्या होगा, विजातीय स्वर होगा। क्या होगा, विजातीय स्वर होगा, यह विजातीय स्वरों का युग्म होगा। और इसी प्रकार से ओ और औ, इनका निर्माण भी, ये भी विजातीय स्वर के अंतर्गत ही आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे, इन्हें भी हम विजातीय स्वर ही कहेंगे, क्योंकि इनका जो निर्माण है वह निर्माण भी कहां से हो रहा है भाई, इन्हें भी हम विजातीय स्वर ही कहेंगे, क्योंकि इसका निर्माण भी ए और ऊ से हो रहा है, ए और ऊ से अलग अलग से होने के कारण, अलग अलग स्वरों से इनका निर्माण, इनकी संरचना होने के कारण हम इन्हें विजातीय स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे, विजातीय स्वर कहेंगे। इस प्रकार से हमारा ये स्वर के विभाजन का जो पाठ है, या अंतिम जो चैप्टर था हमारा समाप्त होता है। और एक बात बता देता हूं पहले साथियों, हम हो सकता है कि आपको डिजिटल बोर्ड या फिर आधुनिक जो मॉडर्न सुविधाएं होती हैं वो नहीं दे पा रहे हो, लेकिन प्यारे साथियों जो हम कंटेंट आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, जो हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर जो विषय वस्तु हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, यह विषय वस्तु आपको अन्य कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होगी। बहुत सारी किताबों का सार हम आपके बीच में लेकर के आए हैं, इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि ये सभी आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। इस सेशन को हम लगातार जारी रखेंगे, और आपका प्यार और आपका हौसला और आपके द्वारा दी जाने वाली हिम्मत हमें मिलती रही तो हम इसे बहुत आगे तक ले चलेंगे। पहले साथियों एक बार पुनः मेरा आपसे निवेदन है, मेरे YouTube चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा से लाइक और शेयर करें, ताकि ये जो नॉलेज है, हिंदी व्याकरण का निःशुल्क जो ज्ञान है, ये हम दूर दूर तक पहुंचा सके। धन्यवाद, आभार।